साल 2020 है। दुनिया में तालाबंदी हो चुकी है। लेकिन अप्रैल के एक खास सोमवार को दुनिया की सबसे ताकतवर कमोडिटी तेल की कीमत शून्य से भी नीचे चली गई। ये कैसे हुआ, यह समझने के लिए आपको चीन की एक युवती से मिलना होगा, जो सब कुछ खोने वाली थी और उससे भी ज्यादा। चीन के शेंझेन में रहने वाली 26 साल की चेन और उसके पार्टनर ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, करीब $10,000, एक स्थानीय बैंक के वित्तीय उत्पाद क्रूड ऑयल ट्रेजर में लगा दी थी। उन्होंने तेल से भरे सोने के बैरल वाले विज्ञापन देखे थे और सोचा था कि वे एक अच्छा निवेश कर रहे हैं। लेकिन 20 अप्रैल 2020 की सुबह चीजें बदल गईं। उनके निवेश की कीमत गिर रही थी। उनके आधे पैसे खत्म हो चुके थे। चेन ने सोने से पहले आखिरी बार अपना फोन चेक किया। तेल की कीमत सिर्फ $11 प्रति बैरल थी। उसने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन वह अपने सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा कुछ देखने वाली थी। कीमतें गिरती ही जा रही थीं। यह शून्य से भी नीचे चली गई। एक समय ऐसा भी था जब एक बैरल तेल की कीमत शून्य से नीचे थी। यह -$37 थी। इसका मतलब था कि आपको एक बैरल तेल लेने के लिए किसी को लगभग $40 देने पड़ते थे। यह एक अजीबोगरीब पल था। एक समय काला सोना कही जाने वाली संपत्ति अचानक बोझ कैसे बन गई। और चेन और उसके $10,000 के निवेश का क्या मतलब था? इस खेल में शामिल ताकतों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा कि दुनिया इस मुसीबत में कैसे फंस गई। यह अजीबोगरीब कहानी उस सोमवार की सुबह से शुरू नहीं हुई। यह महीनों पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने भू राजनीतिक कदम उठाए और महामारी के कारण तेल की मांग में भारी गिरावट आई। 2020 में रूस और सऊदी अरब के बीच तेल को लेकर मूल्य युद्ध छिड़ गया। रूस का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी शेल तेल कंपनियों को कारोबार से बाहर करना था, क्योंकि उसे लगता था कि वे ऊंची कीमतों का अनुचित लाभ उठा रही थीं। रूस का मानना था कि वह इस गतिरोध को जीत सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कम कीमतों के लिए अधिक तैयार थी। उसे अपने सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब जितनी ऊंची तेल की कीमतों की आवश्यकता नहीं थी। अंत में तेल की अधिकता हो गई और मांग कम हो गई, जिससे कीमतें गिर गईं। दुनिया में अचानक इतना कम तेल इस्तेमाल होने लगा कि भारत और अफ्रीका की खपत ही खत्म हो गई। सिर्फ 3 महीने में वैश्विक तेल की मांग में रोजाना करीब 23 मिलियन बैरल की गिरावट आई। यह अमेरिका और कनाडा के कुल तेल के बराबर है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस अतिरिक्त तेल को कहीं न कहीं जाना ही था। दुनिया में लाखों बैरल तेल का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा था, और डर था कि उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तेल व्यापार की दुनिया में एक अहम अवधारणा है वायदा अनुबंध। वायदा अनुबंध एक खास मात्रा में किसी कमोडिटी को खरीदने या बेचने का करार होता है, जैसे कि 1000 बैरल तेल, जो भविष्य में किसी खास तारीख को एक खास कीमत पर होता है। सबसे अहम बात यह है कि जब अनुबंध खत्म हो जाता है, तो आपको या तो उसे किसी और को बेचना होता है या फिर तेल की फिजिकल डिलीवरी लेनी होती है। यह कोई अमूर्त विचार नहीं है। इसका मतलब है कि 1000 बैरल कच्चे तेल से भरा टैंकर ट्रक आपके पास पहुंचाया जाएगा। और यहीं पर ओक्लाहोमा का एक छोटा सा शहर सामने आता है। अमेरिकी तेल का बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI कहलाता है। इसका मुख्य भंडारण केंद्र ओक्लाहोमा के कुशिंग में है। कुशिंग मूल रूप से तेल बाजार का बैंक वॉल्ट है, जिसमें दर्जनों विशाल भंडारण टैंक हैं जिनमें लाखों बैरल कच्चा तेल रखा जाता है। जैसे जैसे दुनिया थमती गई, ये टैंक खतरनाक दर से भरने लगे। इन्हें एक निश्चित क्षमता को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन किसी ने भी इस परिदृश्य की कल्पना नहीं की थी कि मांग पूरी तरह से गायब हो जाएगी जबकि आपूर्ति बनी रहेगी।
टैंक इतने भर गए थे कि चिंता होने लगी थी कि तेल रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जैसे जैसे तेल बाजार अराजकता में उतरता गया, एक महत्वपूर्ण समय सीमा निकट आ रही थी। मई वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वायदा अनुबंध की समाप्ति। अधिकांश बड़े निवेशक और व्यापारी पहले ही अपने मई अनुबंधों से बाहर निकल चुके थे और जून अनुबंधों में चले गए थे। लेकिन दुनिया भर के कुछ अनजान लोगों के लिए ऐसा नहीं था और उनके नुकसान बहुत अधिक होने वाले थे। सोमवार 20 अप्रैल तक अधिकांश पेशेवर निवेशक पहले ही अपने मई अनुबंधों से बाहर निकल चुके थे। लेकिन समस्या बनी रही। बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट कौन खरीदेगा जो एक्सपायर होने वाले थे? जिन लोगों के पास ये थे उन्हें इन्हें जल्दी से बेचना था। समस्या ये थी कि कोई खरीदार नहीं था। बाजार का अधिकांश समय एक खास समय पर केंद्रित था, न्यूयॉर्क में दोपहर 2:30 बजे, जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेटलमेंट प्राइस तय किया जाना था। बैंक ऑफ चाइना के क्रूड ऑयल ट्रेजर जैसे इन्वेस्टमेंट फंड अक्सर अपने मूल्यों को अंतिम रूप देने के लिए सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेडिंग पर निर्भर रहते थे। यह तंत्र व्यापारियों को अंतिम सेटलमेंट प्राइस जो भी हो, समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। हालांकि उस दिन यह तंत्र विफल हो गया। दोपहर 1:12 से दोपहर 2:17 तक इन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो गई। कोई खरीदार नहीं था। विक्रेताओं को हजारों बैरल अवांछित कच्चे तेल के हाथ लगने की बहुत वास्तविक संभावना का सामना करना पड़ रहा था, जिसे रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। बेचने के लिए कोई नहीं होने के कारण उन्होंने लोगों को अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया। दोपहर 2:08 वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत नकारात्मक हो गई और फिर कुछ ही मिनटों में ये गिरकर आश्चर्यजनक रूप से $40 तक पहुंच गया, लेकिन फिर से थोड़ा ऊपर उठा। नकारात्मक कीमतें केवल ट्रेडिंग स्क्रीन पर ही नहीं थीं, वे पूरे अमेरिका में तेल के भौतिक बैरल के माध्यम से हो रही थीं। उत्तरी डकोटा में कच्चे तेल का व्यापार अभूतपूर्व रूप से $37 प्रति बैरल पर हो रहा था, जो वायदा मूल्य के बराबर था। और टेक्सास और ओक्लाहोमा में पाइपलाइन कंपनियों ने कीमतें $55 प्रति बैरल तक कम कर दी। 20 मिनट की अवधि में व्यापारी अवाक रह गए और इसने वित्तीय दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका अभी भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। चीन में चेन और उसके साथी अकेले ही परेशानी में नहीं थे। लगभग 3,700 अन्य छोटे निवेशकों ने बैंक ऑफ चाइना के कच्चे तेल के खजाने के कोष में अपना पैसा लगाया था। उन्हें यह नहीं पता था कि वे किस चीज में जा रहे हैं, खासकर कॉन्ट्रैक्ट रोलेक के विचार को। उन्हें एहसास नहीं था कि फंड उन कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख रहा था जो समाप्त होने वाले थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें तेल बैरल की भौतिक डिलीवरी का जोखिम था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि तेल पर दांव लगाने की उनकी शुरुआती कीमत से भी ज्यादा उन्हें चुकानी पड़ सकती है। बैंक ने उन्हें बताया था कि यह उत्पाद जोखिम मुक्त है क्योंकि निवेशकों को अपनी खरीदी गई पूरी कीमत पहले ही चुकानी होगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगर तेल की कीमत शून्य से नीचे चली गई तो क्या होगा। उस समय उनके द्वारा लगाए गए पैसे नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं थे। चेन ने न केवल अपनी पूरी बचत खो दी थी, बल्कि उन्हें बताया जा रहा था कि अब उन्हें बैंक का पैसा देना होगा। उन्हें सुबह 6 बजे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें बताया गया था कि उन्हें वास्तव में भुगतान करना पड़ सकता है। संक्षेप में, बैंक ऑफ चाइना में जो हुआ वह यह था कि निवेशकों ने शुरू में जो पैसा लगाया था, लगभग $28 मिलियन, तेल की कीमत शून्य होने पर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन नुकसान यही नहीं रुका क्योंकि कीमतें नकारात्मक क्षेत्र में गिर गईं। इससे भी बदतर कुछ हुआ। निवेशकों पर अब बैंक का लगभग $56 मिलियन का अतिरिक्त बकाया था। बैंक के ग्राहकों को हुआ कुल आर्थिक नुकसान उनके शुरुआती घाटे और इस नए कर्ज का नतीजा था, जो कुल मिलाकर करीब $84 मिलियन था। और यह सिर्फ चीन की समस्या नहीं थी। दुनिया के करीब 2/3 तेल के लिए वैश्विक बेंचमार्क
पुराना ब्रांड बेंचमार्क भी 1999 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कच्चे तेल के वास्तविक बैरल की कीमत $5 प्रति बैरल से भी कम थी। नाइजीरिया जैसे देश के लिए, जिसे नफा नुकसान की भरपाई के लिए करीब $133 प्रति बैरल की जरूरत है, यह एक आपदा थी। वजह वही थी। दुनिया भर के स्टोरेज टैंक अवांछित तेल से तेजी से भर रहे थे, जबकि पेशेवर व्यापारी बाजार से बाहर निकल रहे थे। दुनिया भर के खुदरा निवेशक जमा हो रहे थे। एक लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़े अमेरिकी तेल कोष, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड या उसो को खरीदने वालों की संख्या कुछ ही दिनों में दोगुनी से ज्यादा हो गई। इन निवेशकों को यकीन था कि कीमतें इतनी कम होने पर उनके पास ऊपर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये निवेशक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि उसो फंड की कीमत तेल की कीमत के हिसाब से नहीं चल रही थी। फंड की एक बड़ी और महंगी समस्या थी। उसे अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगातार रोल करने थे। इसका मतलब है कि उसे अपने एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेचने थे और अगले महीने के लिए नए और महंगे कॉन्ट्रैक्ट खरीदने थे। इस महंगी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया को सुपर गैंगो कहा जाता था और इससे फंड का पैसा डूब रहा था। कीमतों में गिरावट के बाद कुछ निवेश फंडों ने बहुत सारे तेल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर लिए, जिससे वे बाजार में बड़े खिलाड़ी बन गए। अपने जून कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाने के दबाव में उसो सहित दो लोकप्रिय फंडों ने एक ही दिन में 110,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। इस भारी बिकवाली के कारण अप्रैल 2020 के अंत में जून के तेल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 30% तक गिर गई। इससे भी बदतर, उसो फंड के शेयर की कीमत, जो साल की शुरुआत में लगभग $13 प्रति शेयर थी, इतनी नीचे गिर गई, लगभग $3 प्रति शेयर पर आ गई, जिससे लाखों लोगों की बचत और निवेश खत्म हो गया। इस कम कीमत के कारण इसे स्टॉक एक्सचेंज से हटाए जाने का भी खतरा था। इससे बचने के लिए फंड ने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट नाम की एक चीज की, जिसमें कई शेयरों को एक महंगे दिखने वाले शेयर में मिला दिया गया। फंड को और मूल्यवान दिखाने और उसे डीलिस्ट न किए जाने के लिए यह एक चतुर चाल थी। अंत में चीन के निवेशकों की तरह ही इन वैश्विक व्यापारियों को भी उस बाजार ने झुलसा दिया जिसकी उन्हें पूरी समझ नहीं थी। इस उथल-पुथल के बाद कई ब्रोकरेज, जिनमें कुछ सबसे बड़े भी शामिल थे, ने अपने ग्राहकों को सबसे सक्रिय तेल अनुबंधों में नए ट्रेड करने से रोकना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह कदम नुकसान को कम करने और अपने ग्राहकों को अत्यधिक और अप्रत्याशित अस्थिरता से बचाने के लिए था। इसके परिणाम वास्तविक थे। एक ब्रोकरेज, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने बताया कि उसके ग्राहकों को कुल $88 मिलियन का नुकसान हुआ। बैंक ऑफ चाइना के मामले में प्रतिक्रिया तुरंत हुई। बैंक द्वारा स्थिति से निपटने के विरोध में सैकड़ों नाराज निवेशकों ने इंटरनेट पर बाढ़ ला दी। बैंक ऑफ चाइना के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन के वीडियो प्रसारित हुए, जबकि शंघाई मेल में ग्राहकों को बैंकिंग नियामक को शिकायतें पढ़ते हुए तस्वीरों में दिखाया गया। इस उथल-पुथल के बाद चीन के अन्य बड़े बैंकों ने भी लोगों के लिए तेल से जुड़े उत्पादों की बिक्री रोकनी शुरू कर दी। इस घटना ने कई वित्तीय उत्पादों के जोखिम को भी उजागर किया, जो आम लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं। इसका असर दक्षिण कोरिया से लेकर भारत तक महसूस किया गया, जहां खुदरा निवेशकों और ब्रोकरेज फर्मों को भी नकारात्मक कीमतों के कारण लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इस उथल-पुथल के बीच दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक उत्पादन में कटौती के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर एक साथ आए। रूस और सऊदी अरब जैसे देशों वाले ओपेक गठबंधन ने प्रतिदिन 9.7 मिलियन बैरल तेल कटौती पर सहमति जताई। यह समझौता एक हफ्ते तक चली मैराथन बातचीत का नतीजा था, जो लगभग टूट ही गई थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच बचाव कर अंतिम समझौते पर आना पड़ा। लेकिन इस अभूतपूर्व कटौती के बाद भी कई विश्लेषकों का कहना था कि यह बहुत कम और बहुत देर हो चुकी थी।
9.7 मिलियन बैरल की कटौती मांग में भारी गिरावट की भरपाई के लिए काफी नहीं थी, जो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तक गिर गई थी। सबसे बड़ी समस्या समय की थी। कटौती की घोषणा अप्रैल में की गई थी, लेकिन यह मई तक लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि सऊदी अरब जैसे उत्पादक कई हफ्तों तक लाखों बैरल तेल का उत्पादन करते रहेंगे, जो दुनिया की कुल खपत से ज्यादा है। दरअसल, अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में सऊदी अरब का कच्चा तेल निर्यात मार्च के मुकाबले लगभग 40% ज्यादा था। बाजार में इतनी उथल-पुथल मची हुई थी कि उत्तरी सागर जैसी जगहों पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग एक दशक में सबसे कम कीमत पर बिक रही थी। 2020 में तेल की कीमतों में आई गिरावट एकदम सही थी। वैश्विक शटडाउन के कारण किसी को भी तेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम तेल का उत्पादन करते रहे। इससे भंडारण में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई और एक समय ऐसा आया जब आपको तेल निकालने के लिए लोगों को पैसे देने पड़े। यह दुनिया भर के आम निवेशकों के लिए एक कड़ा सबक था, जिन्हें पता चला कि काले सोने पर एक छोटा सा दांव भी आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो यह बताएं कि व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें।